मॉर्निंग बच्चों। हमारा 7वां लेसन चल रहा था, उसमें हम काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं, 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पीछे अगला टॉपिक हमारा आ रहा है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। इससे पहले हम जो कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके बारे में कुछ घटनाएं आई है उनके बारे में चर्चा कर ले थोड़ी सी। 1300 में इटली के पादो विश्वविद्यालय मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा था, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि सम्मानित किया गया था। 1349 ईस्वी में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1390 ईस्वी में जयपुर चार्ल्स के कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ। 1436 ईस्वी में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1453 ईस्वी में उष्ण दुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन करवाया। 1484 ईस्वी में पुर्तगाली गणितज्ञ ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्र बनाया। और 1512 ईस्वी में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया। ये प्रमुख घटनाएं घटी है आपके मध्यकाल में यूरोप में। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है वो है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। नोट कीजिएगा, 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटेरी या सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। ध्यान दीजिए, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए और यहाँ पर जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए उनमें विधि के और प्रशासन संबंधित जो कार्यक्रम थे, अध्यापन कार्य करवाया जाता था। विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई की जाती थी वो विधि कानून से संबंधित करवाई जाती थी। उसी का परिणाम था कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी ने अध्ययन किया वो खास तौर से वकीलों से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, नियमों से संबंधित ही आगे जाकर काम करने लगे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में बदलाव आया कि उसने रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ाया जाने लगा। अब यहाँ पर जो भी विधि के बारे में जो ज्ञान दिया जाता था विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, वो सारा का सारा ज्ञान लोगों के मन मस्तिष्क में इतना छा गया कि कानून एक प्रमुख विषय बनकर के सामने आया। लोगों ने इस विषय में ज्यादा से ज्यादा रुचि ली और यहाँ पर इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने व्यापार वाणिज्य में भी इसका सहारा लेने लगे। लेकिन कानून के अध्ययन में बदलाव आया, उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ाया जाने लगा। अब ये जो कानून का जो इतना लंबे चौड़े क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार हो रहा था, उसके कारण ही रोम में जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें खास तौर से रोम को ही प्रधानता दी जाने लगी। फ्रांचेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानी को रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता था। अतः उसने इस बात को जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस क्षेत्र में, इस कानून के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा विद्वान उभर कर गया उसका नाम था पेट्रार्क, जिसको मानवतावाद का जनक भी कहते हैं। उसने बताया कि प्राचीन काल में जितने भी विद्वान हुए जिन्होंने जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, लेख वगैरह लिखे हैं, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, उसका विस्तार से अध्ययन किया जाए और उसको नए तरीके से नोट किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। अब जो ये मानवतावाद के बारे में जो विषय पढ़ाया जाने लगा, ये केवल धर्म से ही नहीं था, ये सभी चीजों से संबंधित था और इसके बारे में जानकारियां प्रस्तुत करनी शुरू की। सबसे पहले जानकारी देना जो शुरू किया वो सबसे पहला था व्यक्ति पेट्रार्क। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास, जिसे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में दिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस पोषण पर बल देते थे जो व्यक्ति और चर्चा वाद विवाद से विकसित करता था।
अब ध्यान मानवतावादी जो शब्द आया अध्यापकों के लिए, उसका मतलब यही था कि खाली एक विषय पढ़ाया जाएगा। इसके तहत अध्यापकों के लिए व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन, ये सारे के सारे जो प्रमुख विषय थे, ये सारे के सारे पढ़ाए जाने लगे थे। और इस क्षेत्र में आगे चलकर रोम का जो प्रसिद्ध विद्वान हुआ जिसका नाम सिसरो है, जो कि आपके जूलियस सीजर का समकालीन था, उसने भी अपने इस विषय को और संस्कृति से जोड़ लिया था और इसका वाद विवाद और चर्चा के अंदर में इसका विकास किया जाने लगा। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस में था, जो पेट्रार्क का स्थायी निवास भी था। नोट कीजिए, पेट्रार्क का स्थायी निवास कौन सा शहर था? फ्लोरेंस। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से मानवतावाद के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जैसे विकास होने लगा था, वैसे के वैसे फ्लोरेंस भी अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर भी शिक्षा और व्यापार और कानून, तमाम अन्य विषयों से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों का यहाँ पर विकास होने लगा था। 15वीं शताब्दी बाद किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। नोट कीजिए लाइन। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में भी दो बड़े लोगों का हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघिएरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विषय से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी नगर या शहर की बात करें तो वहां पर जो प्रमुख जो लोग होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उसी से उस शहर की पहचान बनती है। और ऐसे सारे शहरों में से एक शहर का नाम, जिसका नाम चल ही रहा है हमारे टॉपिक में, जिसका नाम फ्लोरेंस है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति का नाम आया है जिसका नाम है दांते, जो कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही विषय में बहुत सम्मान के साथ इसका नाम लिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी थी जो कि धार्मिक संप्रदाय संबंधित नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो कलम चलाई वो ऐसे विषयों पर चलाई जो इनको क्या जिसने इनको बहुत बड़ा विद्वान साबित कर दिया। और दूसरा जो व्यक्ति उभर करके आ रहा है वो है जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने लगा। दूसरे विद्वान का नाम आया है, वो है जोटो, जो कि एक प्रकार के कलाकार हैं। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रूप चित्र बनाते हैं। इनके बनाए चित्र को देखने के बाद ऐसे लगता है कि ये वास्तव में सजीव ही है, लेकिन इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने लगे थे और कलात्मक प्रतियों में चित्र का केंद्र बन गए। इतनी खूबसूरत अपने शहर को इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसके बारे में बहुत सारे इनको ख्याति प्राप्त हुई। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। नोट कीजिए लाइन। यदि किसी व्यक्ति का अगर रेनेसां कहा जाता है तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि उसमें एक विषय या एक रुचि नहीं है, उसमें बहुत सारे विषयों के प्रति जागरूकता है, बहुत सारे विषयों में उसे रुचि है और अनेक प्रकार के हुनर में उसे कला प्राप्त है, महारत प्राप्त है। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए हैं जो अनेक रुचियां रखते थे और अनेक कलाओं में कुशल भी थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता है। पुनर्जागरण काल के दौरान जो हम जो पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन यूरोप में जो गतिविधियां चल रही थी उसमें बहुत सारे अनेक विद्वान लोग उभर करके आए जिन्हें एक ही विषय में या एक ही क्षेत्र में रुचि प्राप्त नहीं थी। वो उन्होंने बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी ख्याति प्राप्त की। उनमें से कुछ लोग तो विद्वान भी हुए हैं, राजनेता भी हुए हैं, विधिवेत्ता भी हुए हैं, चित्रकार भी हुए हैं। तमाम ऐसे अनेक प्रकार के लोगों के लिए रेनेसां व्यक्ति शब्द का उपयोग किया जाता था। अगला दूसरा हमारा टॉपिक आ रहा है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकारमय युग शुरू हुआ।
मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए मान लिया था कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ है। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया था। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानववादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी शुरू होने वाले काल के लिए किया था। मानववादियों और उनके बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कार्यक्रम है 5वीं से 14वीं शताब्दी को मध्य युग कहा गया है, 5वीं से 9वीं शताब्दी को अंधकार युग, 5वीं से 11वीं शताब्दी को आरंभिक युग और 11वीं से 14वीं शताब्दी को उत्तर मध्य युग कहा गया है और 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग की शुरुआत मानी गई। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन में सवाल उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी सुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। ध्यान दीजिए, मानववादी इतिहास मानववादी दृष्टिकोण। अब जिस प्रकार से मानववादी समझते थे उन्होंने कई सभ्यताओं को अंधकार और नए युग की संज्ञा प्रदान कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया नए नए तरीके से कार्यक्रम होने